हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटी की बुक समकालीन विश्व राजनीति, जिसका आज पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे, दो ध्रुवीयता का अंत। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। परिचय देखते हैं इसका। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। तो यहाँ परिचय से समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। दो ध्रुवीयता का अंत मीन्स कि जो अब तक आपने देखा कि जो दो ताकतवर देश थे, यानी रशिया और अमेरिका, तो पूरा जो विश्व था वो दो ध्रुवों में चेंज हो गया था, यानी कि दो खेमों में बट गया था। तो उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, यानी ये जो दो खेमे बने हुए थे। तो कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर आपका कि शीत युद्ध का युद्ध। अब शीत युद्ध का हम पीरियड कौन सा लेते हैं बच्चों? जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ जब 1945 यानी 1945 से, और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ यानी 1991 तक। ठीक है, तो उस बीच के जो युग था, दौर था, उसको क्या कहा जाता है? शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। यानी इसमें ये जो दो महाशक्तियां थी, ये एक दूसरे के अपोजिट तो थी, लेकिन कुछ युद्ध जैसा नहीं था। शीत युद्ध था, इनडायरेक्टली ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुका, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का जो पहले विभाजन हो गया था, उसका अब क्या हो रहा है? एकीकरण हो गया था उस टाइम में। और सोवियत संघ के खेमे में, यानी कि सोवियत संघ कौन सा था? जो यूएसएसआर उस वक्त था, यानी अब आज का क्या है? रशिया। उसमें पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने, जो यूरोप के पूर्वी देश हैं, 8 देश ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। ठीक है, तो शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को ये चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्यवाही के दबाव के कारण हुआ, क्योंकि पूरी जनता का समर्थन उसी शक्ति की तरफ था। ठीक है, तो ये आपका परिचय था इस चैप्टर का। अब देखिए सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। तो इस पैरा में आपको क्या समझ में आया? रशियन रेवोल्यूशन यानी हम सब जानते हैं रूसी क्रांति कब? 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया क्या? समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का अगर पीरियड हम माने तो 1917 से कब तक है? 1991 तक का। ये जो क्रांति थी
पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसके विरोध में, और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। ये किस तरफ झुक रही थी? समाजवाद की तरफ। तो उसके आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। मानव इतिहास की निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और यानी जो कैपिटलिस्ट था, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उसमें क्या होता है, लोगों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज की समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। और ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। और पार्टी की संस्था बन रही, यानी कि एक पार्टी इस तरह से उभर के आ रही। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी? एक ही पार्टी थी। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। यानी सब कुछ दारोमदार किस पर था? कम्युनिस्ट पार्टी में था। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। यानी जितनी इकोनॉमी थी वो कैसे चल रही थी? क्योंकि समाजवादी व्यवस्था है, और समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, सभी कुछ सरकार के हाथ में होता है, उसके कंट्रोल में होता है। तो सब कुछ जैसे सरकार चाहती है, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ राज्य के कंट्रोल यानी स्टेट कंट्रोल में चल रही थी। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के जो देश थे सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवाद ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो यहाँ से आप दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है इस पर भी ध्यान लेंगे कि दूसरी दुनिया में कौन से हिस्से को शामिल किया जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी आदि उत्पाद शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था, और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। यानी ये पूरी तरह से जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, वो पश्चिमी देश खासकर अमेरिका को पछाड़ना चाहता था, क्योंकि अमेरिका क्या थी? महाशक्ति थी। तो लेकिन इसने कोशिश तो की, उद्योगों को भी बढ़ाया, पर ये उस लेवल के प्रोडक्ट्स नहीं बना पाया जो पश्चिमी देशों के लेवल था। तो न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया इसने। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें, मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। तो ये समाजवादी व्यवस्था थी, इसमें यही स्वरूप होता है। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। ये प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। आप समझिए कि समाजवादी ये लेकर आए थे, क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटलिज्म था, यानी कि उससे परेशान होकर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से परेशान होकर के इन्होंने समाजवाद का ढर्रा अपनाया था। लेकिन कुछ समय तक तो ये ठीक चला। उसके बाद ये क्या हो गई, पार्टी जो थी वो सत्तावादी होकर चली गई, यानी कि इसको सत्ता का जो लोभ था वो बढ़ता चला गया, और नागरिकों का जीवन कैसा हो गया? कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। अब देखिए खामियां आनी शुरू हो गई हैं। तो सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में क्या जरूरत थी? सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था।
जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। तो आप समझ सकते हैं आज के रशिया से लगे हुए जो 14 15 देश हैं, और तो उनके मुकाबले रूस बहुत बड़ा था, इसी का प्रभुत्व था, और बाकी जो देश थे वो इसके सामने कैसा दमित और उपेक्षित महसूस करते थे, वहां की जनता जो थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका की बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता चला गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। बच्चों, इससे आगे का आपको सर समझाएंगे चैप्टर, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आइए जानते हैं गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रहीं जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस समय उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गईं। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ-साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म और डेमोक्रेटाइजेशन। तो इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन, ये थे बोरिस येल्त्सिन। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीयकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की।
वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। कौन? मध्य एशियाई गणराज्य। सन 1991 के दिसंबर में येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, जिसे हम कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। सोवियत रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थीं, उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। आइए जानते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ या विघटन के पीछे के कारण। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। जो उसकी आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं थीं, वो क्या था? अंदरूनी कमजोरी थी उनमें, इसलिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। तो ये एक कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नजर से देखने लगा। उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए गए। यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछड़ू देशों के विकास पर भी खर्च किए, ताकि वे सोवियत संघ नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इसी के साथ एक और बात हुई। पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने साल तक शासन किया? तो ये 70 ईयर्स आपका आंसर होगा। और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरुद्ध प्रशासन,
भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी यह बात थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार जनाधार खिसकता जा रहा था या खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक-ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों? इस बिंदु पर आकर उत्तर ज्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति को हमें आगे के इतिहासकार शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएं। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाना चाहिए। ये लोग उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ, या संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा हो। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था के से फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेष अधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बंट गया। जो लोग उनके साथ थे, उनका भी मोहभंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत संघ के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य, तो बाल्टिक गणराज्य में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आते हैं। तो रूस और बाल्टिक गणराज्य, उसके साथ साथ यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सबसे अधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। क्या था? राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सबसे अधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग-अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी और चाहे सुधार होते या न होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता है। अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए यह सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में
जो मध्य एशियाई गणराज्य थे, उनमें राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल रहा, प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आगे देखते हैं विघटन की परिणतियां। विघटन की परिणतियां सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर तीन प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थीं, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग-अलग समूह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय मल्टीपोलर विश्व बनेगा, जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की शह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो एनएटीओ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग-अलग थीं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो पहला है साम्यवादी शासन के बाद शोक थेरेपी। ये पूछा जाता है शोक थेरेपी क्या है, तो देखते हैं। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से
लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शोक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपकार करना, इसे कहा गया है शोक थेरेपी कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शोक थेरेपी की गति और गहनता अलग-अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शोक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। मिल्कियत से तात्पर्य है यहाँ पर ओनरशिप या संपत्ति पर राइट होना। तो इसमें कहा गया था कि सबसे ज्यादा मान्यता क्या है शोक थेरेपी की, कि मिल्कियत जो होगी, मालिकाना हक जो होगा, वो सबसे प्रभावी रूप होगा निजी स्वामित्व, पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया। शोक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। क्या माना जाने लगा? ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। तो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति, इनको महत्वपूर्ण माना गया। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे के से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया, जो पूंजीवाद है। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने लगे। आगे देखते हैं शोक थेरेपी के परिणाम। 1990 में अपनाई गई शोक थेरेपी, 1990s में अपनाया गया इसको शोक थेरेपी, जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वायदा किया था। अमूमन शोक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण, क्योंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए।
क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। सन 1999 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, रियल जीडीपी जिसे आप कहते हैं, 1989 की तुलना में, यानी कि 10 वर्ष पूर्व की तुलना में कहीं नीचे था। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग, जरायम पेशा लोग, ये पूछा जाता है जरायम पेशा किसको कहते हैं, तो ये माफिया लोगों को कहते हैं, उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थीं और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में, यानी अपनी आजादी के 10 साल बाद, खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा हुआ। इस एवज में उन्हें किराया मिलता है। एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर शुरू हुआ। अब देखते हैं संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मास्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान का एक प्रांत नगरनो काराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय आर्मेनियाई अलग होकर आर्मेनिया से मिलना चाहते हैं।
जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दूभर है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बनता चला गया है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिम एशिया से नजदीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उनका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। चेक और स्लोवाकिया नाम के 2 देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 में के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष में गृह युद्ध का रूप ले लिया। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ से इस बॉक्स में आप पढ़ सकते हैं भारत और सोवियत संघ के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में कि किस तरह के रिश्ते हैं। तो अभी देखते हैं, पहले हम इस पैरे को समाप्त करते हैं। पूर्व साम्यवादी देश और भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझा हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते धुन सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। अब देखते हैं भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध कैसे रहे। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे, यानी मल्टी डायमेंशनल थे। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे आलोचक थे उनको ये कहने का मौका मिल गया कि जो हम गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाते हैं, वो कह रहे हैं कि ये किस खेमे में चला गया भारत, तो किसके सोवियत संघ के खेमे में चला गया है। ठीक है, तो ये लोग आलोचकों को कहने का मौका मिला क्योंकि हमारे संबंध सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छे थे, मल्टी डायमेंशनल थे। देखते हैं किस तरह से। आर्थिक संबंधों की बात करें तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापत्तनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। तो आप देख सकते हैं, आप इन कंपनियों के नाम जानते हैं जो हमारे लौह इस्पात केंद्र हैं, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम के इस्पात कारखाने और जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, भेल, जिसे आप भेल के नाम से जानते हैं, इन मशीन संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीक की सहायता भी दी थी।
भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। राजनीतिक संबंधों की बात करते हैं। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सैन्य संबंध देखते हैं। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। कल्चरल रिलेशन देखते हैं। संस्कृति, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की है। तो आगे देखते हैं, पूर्व साम्राज्य देश और भारत को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि किस तरह से हमारे कल्चरल रिलेशन है, रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों, यानी जो देश है हमारा वो एक महाशक्ति या केवल दो महाशक्तियों से भरा न हो, बल्कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो और हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए हैं। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। आप देखते हैं, हम ज्यादातर हमारे जो हथियार हैं हम रशिया से भी करते हैं, इसराइल से भी करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं। तो रशिया भी हमारा एक अच्छा खासा सप्लायर है। किसका? हथियारों के लिए। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक जो है साजो सामान रूस से ही प्राप्त होता है। क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। तो इसके बाद चैप्टर को इतना डिटेल में करने के बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो PYQs है वो सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस खुद से ही सॉल्व कर लें। तो वीडियो को लाइक और शेयर किया था ना? नहीं किया तो अब कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।